Hi, I am Kirti Mehdiratta and this is a video for Unacademy Stars Program 2024. In this video, I will be covering a topic from Biology Class 11 from the chapter Breathing and Exchange of Gases, and the topic is Mechanism of Breathing. So these are the set of topics that will be covered in this video, which is firstly the introduction to breathing, structure of lungs, thoracic chamber, the muscles which are involved in breathing, and then ultimately we will be talking about how do the inhalation and exhalation process takes place. जब हम बात करते हैं कि ब्रीदिंग क्या है, तो इसको हम सबसे पहले बेसिक एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे हम लोग यूजुअली कई बार हमने सुना होता है कि कोई जो रूम सफोकेटेड फील करता है, सो वी जनरली से दैट प्लीज ओपन द डोर और द विंडोज सो दैट क्रॉस वेंटिलेशन और द एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैन टेक प्लेस। तो उससे क्या होता है, जो एटमॉस्फेयर की एयर होती है वो रूम में आ जाती है और रूम की जो एयर होती है वो एटमॉस्फेयर में चली जाती है। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस, उसे हम बोल देते हैं कि वेंटिलेशन हो गया। ऐसा ही प्रोसेस जो है वो ब्रीदिंग के टाइम पे फॉलो किया जाता है, जिसके अंदर एटमॉस्फेयर की जो एयर होती है उसे हम इनहेल करते हैं या फिर इंस्पायर करते हैं, और जो बॉडी की एयर है उसे इन्वायरमेंट में एक्सेल कर देते हैं या एक्सपायर कर देते हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है जिसके अंदर एटमॉस्फेयर की एयर को इनहेल किया गया है और जो बॉडी की एयर है उसको एक्सटीरियर में रिलीज किया गया है या फिर एक्सेल कर दिया गया है, इसे कहा जाता है रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेशन जो प्रोसेस होता है या फिर ब्रीदिंग अगर हम बात करें, तो इसके अंदर जो एयर का मूवमेंट होता है वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम बोल रहे हैं इनहेलेशन, मतलब एटमॉस्फेयर से हम एयर को अंदर ले रहे हैं, तो इट मीन्स कि जो बाहर का एयर का प्रेशर है वो हमारे लंग के या बॉडी के अंदर जो एयर है उसके प्रेशर से ज्यादा है, तभी जो है बाहर की एयर हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव कर पाएगी। सिमिलरली जब हम बात करते हैं एक्सिलेशन की, मतलब जब हम बॉडी से बाहर एयर रिलीज कर रहे हैं, तो हमारे बॉडी में या लंग्स में एयर का जो प्रेशर है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू दी इन्वायरमेंटल का एयर प्रेशर, और उसी वजह से हम इंटरनल एयर को बाहर एक्सेल आउट कर पाते हैं। हम मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग समझे इससे पहले हमें कुछ बेसिक बातें जाननी जरूरी है, जैसे कि लंग्स क्या होती है और लंग्स किस चैम्बर में सिचुएटेड होती है और उसकी मसल्स क्या होती हैं, जिसकी वजह से हमारा जो प्रोसेस है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग वो अंडरस्टैंड करने में इजी रहता है। तो अगर हम लंग्स के एक बार स्ट्रक्चर को ओवरव्यू लें, तो लंग जो होती है वो एक डबल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है या ऑर्गन होता है जिसकी दो मेम्ब्रेन होती है। इस डायग्राम में हमें दिख रहा है कि एक बाहर की मेम्ब्रेन है और एक मेम्ब्रेन जो होती है वो अंदर की होती है, और इन दोनों मेम्ब्रेन्स को कहा जाता है प्लूरल मेम्ब्रेन। जो बाहर वाली प्लूरल मेम्ब्रेन होती है उसे कहा जाता है पेराइटल प्लूरा, या फिर हम बोल सकते हैं आउटर प्लूरा, क्योंकि बाहर की ओर फेस कर रही है। पेराइटल का मतलब ही होता है आउटर। जो अंदर की प्लूरल मेम्ब्रेन होती है उसे कहा जाता है विसरल प्लूरा, मतलब कि जो अंदर की साइड लोकेटेड है, जो लंग के अंदर वाले स्ट्रक्चर को फेस कर रही है। और इन दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में जो फ्लूइड पाया जाता है उसका नाम होता है प्लूरल फ्लूइड। ये प्लूरल फ्लूइड एक्चुअली में लंग्स के बीच का जो फ्रिक्शन होता है उसको रिड्यूस करने में काम आता है। लंग्स के अंदर जो स्ट्रक्चर या फिर हम कह सकते हैं फंक्शनल यूनिट पाई जाती है उसे हम कहते हैं एल्वियोलाई। जो एल्वियोलाई एक्चुअल में गैसेस का एक्सचेंज करने में हेल्प करती है। मतलब कि जब हम O2 को लंग्स के अंदर लाते हैं तो वो अल्टीमेटली एल्वियोलाई में जाती है, और एल्वियोलाई के आसपास ब्लड वेसल्स पड़ी होती हैं। जो ब्लड वेसल्स क्या करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड वेसल से एल्वियोलाई में ट्रांसफर करा देती है, और एल्वियोलाई से जो ऑक्सीजन होता है उसको ब्लड वेसल्स में लेके पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करवा देती है। सो दिस इज द बेसिक मैकेनिज्म कि एयर अंदर कैसे आती है और अंदर आने के बाद वो एल्वियोलाई और ब्लड वेसल के बीच में एक्सचेंज कैसे होती है। जो पूरा लंग का स्ट्रक्चर होता है ये एक मसल के ऊपर रेस्ट करता है जिसका नाम होता है डायफ्राम मसल, और ये मसल जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब हम ब्रीदिंग के मैकेनिज्म की बात करेंगे। क्योंकि लंग एक स्पॉन्जी या फिर हम कह सकते हैं सॉफ्ट टिश्यू होता है, तो लंग एक्चुअली में खुद कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स नहीं कर सकता। जब हमें एयर को अंदर लेना है या फिर हमें एयर को बाहर रिलीज करना है, तो हम लंग को डायरेक्टली जो है कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स नहीं करवाते हैं। लंग एक्चुअली में चैम्बर के अंदर पाया जाता है या हम बोल सकते हैं कैविटी के अंदर पाया जाता है। हमें उसे कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करवाना होता है, जिसकी वजह से जो चेंज होता है वो लंग के अंदर भी डायरेक्टली विजिबल होता है। जब हम चैम्बर की बात करते हैं तो जो फर्स्ट चीज दिमाग में क्लिक करती है उसका मतलब होता है कोई चैम्बर, यानी कि अंदर कोई स्पेस होगा, यानी कोई कैविटी होगी।
तो स्पेस या कैविटी जो होती है वो एक चैम्बर की वजह से डेवलप होती है जिसके अंदर लंग्स पाए जाते हैं। अगर हम देखें तो ये जो इमेज है ये उस चैम्बर को रिप्रेजेंट करती है। ये जो चैम्बर होता है इट इज एक्चुअली द थोरैसिक चैम्बर। इस थोरैसिक चैम्बर का काम क्या होता है, लंग्स को अपने अंदर एम्बेड करके रखना। तो जो लंग्स होती है वो इस एयर टाइट चैम्बर विच इज थोरैसिक चैम्बर उसके अंदर पाई जाती है। और थोरैसिक चैम्बर जो अपने अंदर कैविटी या फिर स्पेस को डेवलप कर रहा है उसे हम कहते हैं थोरैसिक कैविटी। अब एक्चुअली में अगर हम बात करते हैं वर्ड थोरैसिक चैम्बर की, तो चैम्बर किसी चीज से मिलके बना होता है। ये चैम्बर कुछ बोन्स और मसल से मिलके बना होता है। इसकी पहली बोन की अगर हम बात करें तो वो होती है स्टर्नम, जो कि वेंट्रली पाई जाती है। वेंट्रली का मतलब होता है बॉडी में आगे की तरफ पाई जाती है। तो स्टर्नम या फिर जो ब्रेस्ट बोन होती है वो ये वाली बोन होती है स्टर्नम, जो कि आगे फ्रंट की तरफ पाई जाती है। ऐसे ही जो बैकबोन की तरफ पाई जाती है बोन, जिसे हम बोल सकते हैं पीछे की तरफ, और पीछे को हम बोल देते हैं डॉर्सली पाई जाती है, वो होती है वर्टिब्रल कॉलम। तो वर्टिब्रल कॉलम होता है डॉर्सली, और डॉर्सली और पीछे है पीछे की तरफ और वेंट्रली आगे की तरफ, इनको ज्वाइन करने के लिए जो बोन्स होती है दे आर द रिब केज। और ये जो पूरा बोन्स का सेटअप होता है इट इज रेस्टिंग ऑन द डायफ्राम मसल। तो ये एक एयर टाइट चैम्बर है क्योंकि एंटीरियरली या फिर हम बात करें नीचे की ओर जो मसल है एंटीरियर की तरफ है, यानी वो मसल जो है वो नीचे से पैक कर रही है। लेटरली मतलब साइडवेज अगर हम देखें तो जो रिब केज होता है ये प्रोटेक्ट करता है। डॉर्सली अगर हम देखें तो वर्टिब्रल कॉलम है, और अगर हम वेंट्रली देखें आगे की तरफ तो वो स्टर्नम कहलाती है। सेम कॉन्टेक्स्ट जो है यहाँ पर लिखा हुआ है that lungs are present in an airtight chamber which is called thoracic chamber. It is made of ribs, sternum, vertebral column and diaphragm. And since we cannot change the volume of the lungs, so we will change the volume of the thoracic chamber, which will help in changing the volume of the lungs, or we can also say the pulmonary volume. Now when we talk about the muscles involved in breathing, क्योंकि हमें क्या करना है, thoracic chamber का वॉल्यूम चेंज करना है। तो thoracic chamber अभी हमने देखा मैक्सिमम बोन से बना हुआ है, नीचे की तरफ डायफ्राम होता है। तो अगर हमें thoracic chamber की वॉल्यूम में इंक्रीज या डिक्रीज करना है तो हमें कुछ मसल्स चाहिए होती है, क्योंकि हम बोन्स को तो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स नहीं कर सकते। अगर हम बोन्स को कॉन्ट्रैक्ट कर दे रिलैक्स कर दे तो बोन्स ब्रेक हो सकती है। इसीलिए कुछ मसल्स पाई जाती है। जो रिब्स होते हैं उनके बीच में जो मसल्स पाई जाती है वो होती है इंटरकोस्टल मसल्स। अब ये इंटरकोस्टल मसल्स भी जो होती है एक्चुअली में दो तरह की होती है। एक होती है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और दूसरी होती है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। मतलब कि अगर ये दो रिब केज है या फिर हम माने कि जो फिंगर्स है मेरी ये रिब केज है, तो इनके बीच में जो मसल्स पाई जाएंगी दे विल बी कॉल्ड एज इंटरकोस्टल मसल्स। यानी कि जो फिंगर्स के बीच की मसल है दे आर इंटरकोस्टल। अब इंटरकोस्टल में भी एक बाहर वाली लेयर होती है उसे बोला जाता है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। और जो अंदर की तरफ अगर मैं बाहर वाली लेयर को हटा दूं तो मुझे जो अंदर की तरफ मसल्स मिलेंगी दे आर कॉल्ड एज द इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। तो दीज मसल्स आर रिक्वायर्ड फॉर द ब्रीदिंग प्रोसेस। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट मसल जो हमने डायग्राम में देखी है दैट इज द डायफ्राम मसल। तो ये इंटरकोस्टल मसल और डायफ्राम मसल्स दोनों ही कोलैबोरेटिवली काम करती है ब्रीदिंग में हेल्प करने में। हमने बात करी ब्रीदिंग में दो प्रोसेस होते हैं, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। जब हम बात करते हैं इनहेलेशन की, तो इनहेलेशन बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म है, और अगर आप इनहेलेशन समझ लेते हैं तो उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट होता है एक्सहेलेशन। तो इनहेलेशन में क्या होता है, जैसे जो रिब केज है उसके बाहर की जो मसल्स है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है, और जो डायफ्राम है डोम शेप वो कॉन्ट्रैक्ट करके फ्लैट हो जाता है। तो अगर ये डायफ्राम डोम शेप था और ये फ्लैट हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट करके, तो ये नीचे की तरफ पुल हो जाता है। जैसा हम डायग्राम में भी देख सकते हैं, डायफ्राम अगर यहाँ पर था तो वो कॉन्ट्रैक्ट करके नीचे की तरफ आ जाता है, और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो हमारे रिब्स के बीच में बाहर की ओर थी वो कॉन्ट्रैक्ट करके बाहर और ऊपर की तरफ चली जाती है। तो इससे क्या हो रहा है, जो थोरैसिक चैम्बर है उसकी वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है। वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है जिसकी वजह से हम कह सकते हैं थोरैसिक चैम्बर का प्रेशर डिक्रीज हो गया है। और अगर प्रेशर डिक्रीज हो गया है तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर क्योंकि ज्यादा है तो वहां से एयर इजीली अंदर मूव कर पाती है। सेम कंटेंट इज रिटन ओवर हियर that contraction of external intercostal muscles causes the ribs and sternum to move outwards and upwards, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो वॉल्यूम होता है वो डॉर्सोवेंट्रली बढ़ता है। कॉन्ट्रैक्शन जब डायफ्राम मसल का होता है तो वो फ्लैट हो जाता है और एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में वॉल्यूम बढ़ता है।
जिसकी वजह से प्रेशर तो बढ़ जाता है थोरैसिक चैम्बर का, बट वॉल्यूम डिक्रीज हो जाती है। सो बाय द प्रिंसिपल ऑफ बोयल्स लॉ की प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, वॉल्यूम कम हो जाती है एंड एयर मूव्स फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। इसी का एग्जैक्ट ऑपोजिट होता है जब हम बात करते हैं एक्सेलेशन की। तो एक्सेलेशन में क्या होता है दैट फर्स्टली द जो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुई थी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स वो वापस से रिलैक्स कर जाती हैं। मतलब जब वो वापस से रिलैक्स करेंगी तो वो अंदर की तरफ मूव कर जाती है, और जैसे वो अंदर की तरफ मूव कर जाती है तो साइमल्टेनियसली जो हमारा रिब केज था वो भी डाउनवर्ड्स और इनवर्ड्स मूव कर जाता है। सिमिलरली जो डायफ्राम था वो वापस रिलैक्स स्टेट में चला जाता है और अपनी डोम शेप पोजीशन के अंदर आ जाता है। और जब वो डोम शेप पोजीशन के अंदर आ जाता है तो वापस से जो थोरैसिक चैम्बर है उसका वॉल्यूम जो होता है वो घट जाता है। अगर वॉल्यूम कम हो रहा है तो प्रेशर बढ़ रहा है, और प्रेशर अगर बढ़ चुका है तो मतलब एयर जो है वो अंदर से जो ज्यादा प्रेशर है वहां से एक्सटीरियर एनवायरनमेंट में जहाँ पे कम प्रेशर है इजीली मूव कर पाती है। So this is the process of exhalation. तो exhalation में और कुछ नहीं है, it is exactly the opposite of inhalation process. बट हमें इतना ध्यान रखना होता है कि जब inhalation होता है तो external intercostal muscles और diaphragm muscle contract करके वॉल्यूम बढ़ा देती है, और जब exhalation हो रहा होता है तो external intercostal muscles और diaphragm muscles relax होके thoracic chamber की वॉल्यूम कम कर देती है, जिसकी वजह से pressure increases and air easily moves out. So this is all for this lecture. Thank you very much.